नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरों की सीरीज। अगर प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से मूल्यांकन करना है, इनको अच्छे से बनाना है, परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, कई परीक्षाओं में भी आए हैं। आपको जो ये सीरीज पढ़ाई जा रही है, इस सीरीज का माध्यम है कि आपका ज्ञान का मूल्यांकन करना, और आप स्वयं मूल्यांकन करें। हमारा तो सिर्फ एक माध्यम है, बाकी जो आप पढ़ रहे हो उसका मूल्यांकन भी करें, और इससे ही कई चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जब इनकी व्याख्या में से प्रश्न आ जाएंगे, अगर नया कोई प्रश्न बनेगा तो इनकी व्याख्या में से प्रश्न आ जाएगा, और अगर प्रश्न वहाँ से आते हैं तो हमारा कई सारा मैटर जो हमारा परसेंटेज होता है वो भी हमारा ग्रोथ करता है। तो हमें करना क्या है, इन पर जो वीडियो हम भेज रहे हैं इन वीडियो को तसल्ली से देखें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको रोज़ जो डेली क्लासें आ रही हैं, किसी कारण से अगर अव्यवस्थितता रहे तो फिर हम क्लास नहीं होगी, लेकिन बाकी जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी क्लासें आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। ठीक, आगे चलते हैं। आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे हैं, ये आदिकालीन प्रश्नोत्तरी है। आदिकाल ही चल रहा है अभी, तो अब पहले तो साहित्य को हम करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि भाई इस प्रश्न कैसे बन रहे हैं। फिर आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भी प्रश्नोत्तरी इसी माध्यम से जाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देख रखा है पहला प्रश्न, देखिए आप, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये आदिकालीन ग्रंथ है और आदिकालीन रचना है, तो इसके ग्रंथकार का नाम पूछा है कि इसके ग्रंथकार कौन है। यानी ये ग्रंथ है पाहुड़ दोहा और इसके रचनाकार का आपको नाम बताना है। चार नाम आपके सामने हैं, जोइंदू, राम सिंह, जीनदत्त सूरी और धनपाल। चार में से जो सही हो वो आपको मन में छांट लेना है, और फिर हम इसकी व्याख्या भी करेंगे और दूसरी चीज़ इनका आंसर भी हम बताएंगे। तो चार ऑप्शन में से आपको छोड़ लेना है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है। और ये प्रश्न आ गया, तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह। तो राम सिंह हो गया, राम सिंह ने ही पाहुड़ दोहा की रचना की थी। ठीक, तो राम सिंह जीन मुनि है, इन्हें मुनि भी कहा जाता है, मुनि राम सिंह। राम सिंह ये इनका पूरा नाम है। जैन मुनि रहे होंगे, जैन मुनि थे, उस समय के जैन मुनि थे। ठीक, तो राम सिंह इस ऑप्शन सही हो गया। जोइंदू है, जीनदत्त सूरी है, धनपाल है, ये भी आदिकालीन साहित्यकार रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर सीधा पूछ रखा है, ये उपनाम है। मैथिल कोकिल का जिसका भी नाम है ये उपनाम है और मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। तो फटाक से उत्तर दे दीजिए आप। और ये प्रश्नों की सीरीज चल रही है, व्याख्यात्मक हल भी हम इसको बता रहे हैं, तो आपको देखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही होगा विद्यापति होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम कहा जाता है, और इनको और नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को कवि कंठहार, कवि कंठहार, कवि कंठहार, एक नाम ये हो गया कवि कंठहार। तो विद्यापति के नाम तो बहुत से, अभिनव जयदेव, अभिनव, मैं यही लिख देता हूं, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है। जयदेव तो वैसे तो क्या है, संस्कृत के हैं, संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत के कवि हैं, लेकिन अभिनव जयदेव भी उनका नाम देखने को मिलता है। दशावधान, और भी नाम है इनके, बहुत सारे नाम दिए हैं रचनाकारों ने। दशावधान, पंचानन, पंचानन भी इन्हें कहा जाता है, पंचानन भी इन्हें कहा जाता है। तो कवि कंठहार, दशावधान, पंचानन, जयदेव और कवि शेखर भी इन्हें कहा जाता है। और एक नाम और जोड़ लीजिए, कवि शेखर। तो ये सब इनके उपनाम हैं। कवि शेखर, अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए अगली बार जो मैथिल कोकिल पूछा है उसी तरह पूछ लिया जाए कवि शेखर किस कवि को कहा जाता है, तो कवि शेखर किस कवि को कहा जाता है? वो विद्यापति ही हैं। विद्यापति की रचनाओं की बात करें तो विद्यापति ने तीन रचनाएं इनकी बहुत ही फेमस रही हैं। तो तीनों रचनाओं की हम यहाँ बात करें तो एक तो है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, और दूसरी है कीर्ति लता, कीर्ति
कीर्तिलता। और तीसरी है पदावली। विद्यापति का जो फेमस होने का कारण था या विद्यापति की प्रसिद्धि का जो आधार रही, ये पदावली ही रही। ठीक है, ये पदावली ही विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार रही। और इन्हें जातीय कवि भी बच्चन सिंह ने कहा। जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि, जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा, बच्चन सिंह ने। तो बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि भी कहा। आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? फटाक से उत्तर दो आप। अपने मन में एक बार दो बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद तुरंत इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के और आंसर दे देना है। अगर आप बिना प्रश्नों के मतलब बिना ऑप्शन के भी अगर उत्तर निकाल लेते हो, बिना उत्तर ऑप्शन देखे अगर डायरेक्ट प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाए, तो ये समझ लेना कि आपकी उस प्रश्न के प्रति स्टडी अच्छी है। ठीक, अब ये अच्छी है तो आप परीक्षा में भी वहाँ पर बिना ऑप्शन के भी, देखिए 4 ऑप्शन में से ढूंढने में थोड़ा माइंड लगाते हैं, फिर आंसर आता है। कभी कभी इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि अध्ययन जब करें तो डायरेक्ट उत्तर आ जाए, वही सबसे अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? अपभ्रंश की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, पाऊ चरियों, पाहुड़ दोहा और भवी सैयद कथा, चित्रावली। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही उचित लग रहा हो अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, वो आप दे सकते हो इसमें आंसर। तुरंत आंसर दीजिए। अब जैसे ही आंसर दिया आपने, निकल के आया पाहुड़ चरियों, ये तो अपभ्रंश की रचना है, आदिकालीन साहित्य है। पाहुड़ दोहा, ये भी है ना अपभ्रंश की रचना है। और भवी सैयद कथा, ये भी अपभ्रंश की रचना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है अपभ्रंश की रचना निम्न में से कौन सी है, तो नहीं है। तो नहीं है तो कौन सी? चित्रावली। क्योंकि चित्रावली क्या है, एक तो चित्रावली भक्तिकालीन साहित्य है, ये भक्ति काल में चला जाता है, भक्तिकालीन रचना है। ठीक, भक्तिकालीन रचना है, भक्तिकालीन रचना है। ठीक, तो चित्रावली इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा राइट बैठ जाएगा, चित्रावली। आगे चलते और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको ये ध्यान रखना है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है। तो उत्तरकालीन अवस्था में आपको आंसर देना है। ठीक है, लगाइए आंसर तुरंत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको छांट लेना है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में आपने देख लिया। ठीक, तो 4 ऑप्शन में संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अवहट्ट है। ये नहीं, 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शनों में से आपने देख लिया, तो ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक, पता चल गया होगा आपको कि संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट्ट में से कौन सी रचना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, यानी कि उत्तरकालीन। तो मैंने आपको बताया था उत्तरकालीन अवस्था जो है वो है अवहट्ट, यानी कि आंसर क्या होगा। मैंने पहले भी आपको समझाया होगा वीडियो के माध्यम से कि जो हमारी जो भाषा निकली है ना, वो किस हिसाब से निकली है कि पहले तो थी हमारे जो आदिकालीन, मतलब बहुत पहले जब शुरुआत हुई भाषा की, तो सबसे पहले तो संस्कृत का नाम आता है, संस्कृत भाषा थी। ठीक, कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। फिर उसके बाद आई, इसके बाद आई संस्कृत के बाद पाली, और पाली के बाद आई प्राकृत। देखिए इसी तरह क्रम बढ़ता रहा, जैसे जैसे समय बीतता गया। प्राकृत के बाद जो भाषा आई वो थी अपभ्रंश। क्या आई? अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक, तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद भी अगर कोई भाषा आई जिसे हम भाषा भी कह सकते हैं, अब अवहट्ट। ठीक, अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद कोई भाषा हो तो आप नाम बता सकते हो, सोच सकते हो कि अवहट्ट के बाद कौन सी भाषा आई। अवहट्ट के बाद जो भाषा आई थी वो थी खड़ी बोली, खड़ी बोली। और जो आज हम पढ़ रहे हैं, खड़ी बोली का ही
परिष्कृत रूप, जो परिष्कृत रूप है उसका रूप हम पढ़ रहे हैं, यानी कि परिष्कृत हिंदी। परिष्कृत हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं वो परिष्कृत हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो खड़ी बोली है वो खड़ी बोली ही आज क्या है हमारे सामने परिष्कृत हिंदी, जो व्यवहार हिंदी का हमारे भाषा के प्रति रहा है वो हमारी हिंदी खड़ी बोली से ही निकल के आई है। खड़ी बोली इसका परिष्कृत रूप है, यानी कि शुद्ध और परिमार्जित जो भाषा है वो हमारी हिंदी की खड़ी बोली है। ये तो उसका पहले का रूप था, संस्कृत से निकली पाली। अब देखिए ये पाली, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों को ही, इन तीनों को ही, ये तीनों को ही आप क्या कह सकते हो, प्राकृत। तीनों को ही कई विद्वान प्राकृत ही मानते हैं। प्राकृत का पहला रूप पाली है। प्राकृत का जो मूल प्राकृत है वो ये है, मूल प्राकृत भी इसे कहा जाता है, मूल प्राकृत भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये दूसरे नंबर की हो गई। और जो प्राकृत की अंतिम अवस्था है जिसे तीसरी अवस्था कहा जाता है, कई प्रश्नों में आता है तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो ये तीसरी जो अवस्था है वो अपभ्रंश है। ठीक, बाकी ये इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ अवहट्टा है, बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश के बाद जो और ज़्यादा परिवर्तन हुआ वो अवहट्ट है। अवहट्ट को ही हिंदी, कुछ लोग हिंदी भी कहते हैं, जिसे आप एक नाम कह सकते हो, जिसे कहते हैं हम पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को कह दो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी का क्या है, उद्भव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से भी माना जाता है। प्राकृत की तीन अवस्थाएं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। और अवहट्ट भी हिंदी का ही रूप है, समझ में आ रहा है ना। अवहट्ट भी क्या है, हिंदी का ही रूप है, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी कह सकते हो आप इसे, अवहट्ट को भी पुरानी हिंदी कह सकते हैं, अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी कह सकते हैं। इसे थोड़ी परिवर्तन हिंदी कहेंगे क्योंकि ये हमारी आज की हिंदी से मेल खाती है। अपभ्रंश की रचनाओं को आप सीधे सीधे अर्थ नहीं लगा पाते, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, पूरा अर्थ जानना पड़ेगा, तब जाके आपको इसके भाव पता लगेगा। लेकिन अवहट्ट को आज भी आप पढ़ोगे तो जैसे आप अवहट्ट को पढ़ते हो तो वैसे ही अर्थ आपको भी थोड़ा थोड़ा मालूम हो जाएगा। इतना ही अंतर है। बाकी ये खड़ी बोली, फिर अवहट्ट का जो परिवर्तन रूप हुआ खड़ी बोली, और खड़ी बोली के जो प्रथम प्रयोक्ता हैं वो है हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, इसमें अवहट्टी हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सी बार पूछा गया है, बहुत सी बार प्रश्नों में, परीक्षाओं में पूछा गया है, आता ही रहता है। अब यहाँ पर भी दो डाउट हैं। अब कुछ विद्वान तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, और कुछ लोग माधवराव सप्रे द्वारा रचित जो एक टोकरी भर मिट्टी है उसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो यहाँ पर बस इतना सही फर्क है और कुछ नहीं, बस। अब है क्या, सर्वमान्य मत माधवराव सप्रे की जो एक टोकरी भर मिट्टी है वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। बाकी कुछ लोग, जब तक कहानियाँ सामने नहीं आई, आज तो हमारे पास गूगल है, आज तो हमारे पास टेक्निकल कई साधन हैं जिनके द्वारा हम पता कर लेते हैं। आज हमारा इतना बड़ा जो भारत है उसमें कई रचनाकार सामने आ जाते हैं निकल के। पहले ऐसा पता नहीं था, जो खोजबीन होती थी और पहला माना जाता था तो धीरे धीरे तथ्य सामने आते थे, बाद में जब आते थे तब पता चलता था कि ये तो पहली रचना है। तो उसी तरह पहले कुछ विद्वानों ने इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना, पहली मौलिक कहानी माना। मौलिक कहानी, मौलिक लिखित भी आप जोड़ सकते हो, लिखित कहानी माना, लिखित कहानी माना है कुछ विद्वानों ने। याद रखना, कुछ विद्वानों ने। ठीक। लेकिन अगर बात करी जाए तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, नोट भी लगा के लिख देता हूँ कि हिंदी की प्रथम सर्वमान्य मत किसका है? माधवराव सप्रे की कहानी, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना है। एक टोकरी
टोकरी भर मिट्टी। मिट्टी, ये कहानी जो हमारे सामने है, ये एक टोकरी भर मिट्टी, सर्वमान्य मत, इसी को ही प्रथम कहानी मानते हैं। प्रथम कहानी, प्रथम कहानी। ठीक, पहले इंशाअल्लाह खाकी को मानते थे। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा सोल्व हो गया। इसके जो आंसर होगा इंशाअल्लाह खा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर छांटना है। तुरंत छांट लो, खूब फेमस प्रश्न है। अब ये विद्यार्थी ये सोचते हैं कि प्रश्न अगर आपसे गलत हो रहा है तो यानी कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अध्ययन कमज़ोर है। खराब नहीं है, बुरा भी नहीं है, उस कमज़ोर अध्ययन को ताकतवर बनाइए। जो आपकी स्टडी है उसको और मजबूत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सरल प्रश्न, जैसे सरल प्रश्न कोई आता है, अगर वो आप गलत कर देते हो तो सोचिए वो सारा जितने भी सिलेक्शन लेने वाले हैं उनको तो वो प्रश्न अच्छे से याद होगा। और यही होता है कि सरल प्रश्न को भी हम कठिन अगर लग रहा है, हमें कठिन लग रहा है, तो वो प्रश्न फिर हम कैसे परीक्षा में पास होंगे, सोच के देखिए। ठीक, तो हो सकता है 1-2 गड़बड़ हो जाती है, 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से 1-2 गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि हमें सरल प्रश्न तो आए और कठिन प्रश्न भी आने चाहिए, कठिन से कठिन प्रश्न भी आना चाहिए। अगर आपका लेवल ऐसा बढ़ जाएगा तो आप परीक्षा में निश्चित सफल होंगे, अच्छे नंबरों से होंगे। तो कीर्ति लता के रचनाकार 4 ऑप्शन है, विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी और अमीर खुसरो। फटाक से उत्तर दे दीजिए। आपने फटाक से उत्तर दे दिया होगा। मैं आंसर लगा देता हूं कि विद्यापति कीर्ति लता के रचनाकार हैं। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। ठीक, आगे चलते हैं। कीर्ति लता विद्यापति की 3 रचनाएं, अभी मैंने पहले प्रश्न इसका भी आया तो मैंने बताई थी कि ये जो 3 रचनाएं हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली इनकी प्रसिद्धि का आधार रही है और कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में भी लिखी गई है, यानी कि आप इसे कह सकते हो। और विद्यापति भक्तिकालीन और रीतिकालीन समन्वय कवि है। आप ये कह दे, सॉरी, भक्तिकालीन और आदिकालीन, यहीं पर लिख देता हूं, आदिकाल और भक्तिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल के समन्वय कवि है। या आप समन्वय न लिखे तो कड़ी के रूप में कार्य किया है, क्योंकि कुछ रचनाएं इनकी भक्ति काल में भी आती है और कुछ रचनाएं इनकी आदिकाल में आती है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल के जो काव्य हैं उनकी प्रधान भाषा क्या रही, ये आपको आंसर देना है। प्राकृत थी, पाली थी, डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी या खड़ी बोली थी। तो प्रधान भाषा की बात पूछ रहा है। उस समय तो 2-4 भाषाएं चल रही थी, अवहट्ट भी थी, पुरानी हिंदी भी जिसे कहा जाता है, और डिंगल भी थी, पिंगल भी थी, खड़ी बोली भी थी। तो उस समय जो प्रधान भाषा थी, यानी कि उस समय जो काव्य लिखा गया, उस समय जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में जो भाषा प्रधान रही, यानी कि सर्वाधिक जो भाषा में काव्य लिखा गया, साहित्य लिखा गया, वही प्रधान भाषा मानी जाएगी। पता है अब उस समय साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो वहां पर जो उस समय 4 टॉपिक थे कि 4 क्या थे। एक तो साहित्य किन किन पर लिखा जाता था, ये भी आप देखिए कि प्रधान, यानी जो काव्य साहित्य लिखा गया वो एक तो युद्धों का वर्णन ये लिखा गया। एक श्रृंगार वर्णन ये भी लिखा गया। ठीक, और प्रशस्ति गान, जिसे आप कह सकते हो प्रशस्ति गान। ठीक, तो 3 पर साहित्य लिखा गया। धर्माश्रित काव्य भी लिखे गए। धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित भी लिखे गए। ये भी लोकाश्रित काव्य भी लिखा गया, साहित्य भी लिखा गया लोकाश्रित। ठीक, और ये लोक आश्रित यानी कि धर्माश्रित, यानी कि जैन साहित्य जो लिखा गया, नाथ साहित्य जो लिखा गया, यहाँ पर 3 हो जाते हैं। सिद्ध साहित्य, ये भी धर्म पर आधारित था। सिद्ध साहित्य
और दूसरा था जैन साहित्य, जैन साहित्य ये भी धर्म पर आश्रित था। तीसरा था नाथ साहित्य, नाथ साहित्य ये भी धर्म पर आश्रित ही था, नाथ साहित्य। तो ये सब धर्म पर आश्रित थे। तो धार्मिक काव्य भी लिखे, लोक आश्रित, यानी कि उस समय की जो लोक कथाएं जो चल रही थी वो भी माना जाता है। तो इन पर काव्य लिखा गया। तो यहाँ पर कौन सी शैली अपनाई गई, तो वो कौन सी शैली अपनाई गई है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि डिंगल और पिंगल, यानी कि डिंगल और पिंगल श्रेणी अपनाई गई, यानी कि आंसर हमारा डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा का इस्तेमाल होगा। अब देखिए डिंगल क्या है, मैंने आपको बताया होगा, जो हमारे पेड क्लासें चलती हैं उसमें आपको बताया होगा डिंगल भाषा। अब डिंगल भाषा का मैं आपको बता देता हूं कि क्या होती है डिंगल भाषा। तो डिंगल भाषा में आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के शब्द, राजस्थानी भाषा। ये तो हमारी कौन सी हो गई, डिंगल हो गई। अगर पिंगल की बात करें तो पिंगल में क्या होता है, पिंगल भाषा में होता है अपभ्रंश तो रहेगी सही, ठीक, अपभ्रंश तो रहेगी सही, लेकिन अपभ्रंश के साथ यहाँ पर क्या होगी, राजस्थानी भाषा नहीं होगी, राजस्थानी के अलावा क्या होगी, ब्रज भाषा होगी, ब्रज भाषा। इसे पिंगल भाषा कहा जाता है। तो ये आपने जोड़ा देख लिया होगा, ये जोड़ा आपने देख लिया होगा और इसके अनुसार ही हमारा काव्य बताया। ये तो हमारा हो गया पिंगल का जोड़ी, यानी कि अपभ्रंश और प्लस अपभ्रंश भाषा के शब्द और राजस्थानी अपभ्रंश भाषा के शब्द और राजस्थानी भाषा के शब्द, ये तो बनाते हैं डिंगल भाषा। और अपभ्रंश के शब्द और ब्रज भाषा के शब्द मिलकर अगर काव्य लिखा गया तो वो कौन सा कहलाया, पिंगल काव्य, यानी कि पिंगल साहित्य। तो इन दोनों की भाषाओं का प्राचुर्य रहा था आदिकाल में, तो इन पर ही साहित्य लिखा गया। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। रणमल छंद, रणमल छंद के रचयिता कौन है, तो आपको फटाक से उत्तर देना है कि रणमल छंद के रचयिता कौन है और आंसर लगा लेना है। रणमल छंद के रचयिता भट्ट केदार हैं, जोइंदू हैं, मधुकर कवि हैं, श्रीधर हैं। तो रणमल छंद के रचयिता कौन है, ठीक। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कि रणमल छंद के रचयिता कौन है। यह भी एक रचना है, इसे भी आप रचना ही मानिए, रणमल छंद। और रणमल छंद के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे श्रीधर। श्रीधर ने ही रणमल छंद की रचना की। देखिए इसमें क्या था, 70 छंदों का ये काव्य है, 70 छंदों में लिखा गया 70 छंदों में लिखा गया काव्य है या रचना है, काव्य या एक ही बात है ना, काव्य है। और श्रीधर जो हैं वो छोटे कवि हैं, लेकिन प्रश्न तो आएगा ही ना, प्रश्न तो देखो छोटे हों या बड़े हों, वहाँ प्रश्न तो बना के कुछ भी लिख देता है। तो यहाँ पर वीर काव्य भी इसे कहा जाता है, वीर काव्य है, ये वीर काव्य है, ठीक। और ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। और जितने भी प्रश्न होते हैं, छोटे हों, एक रचना वाले हों या किसी भी हो, वहाँ पर कोई सा भी प्रश्न बनाकर पूछ लेगा, चाहे वो सबसे सरल हो। तो इसलिए हमें कठिन से कठिन और सरल से सरल चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी भट्ट केदार की बात करें तो जयचंद प्रकाश ये इनकी रचना है, ठीक। और बात करें जयचंद जोइंदू की रचना, आपको पता ही होगा कि जोइंदू ने क्या लिखी। देखो भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश नाम से रचना लिखी और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखी। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका ये इनकी रचना थी। और जोइंदू की रचना आपको बतानी होगी कि जोइंदू की रचना क्या थी, ठीक। तो जोइंदू ने परमात्म प्रकाश योग सार 2 नाम की रचनाएं लिखी। एक तो क्या लिखी, परमात्म प्रकाश और एक रचना क्या थी इनकी, योग सार। परमात्म प्रकाश और योग सार ये 2 रचनाएं जोइंदू की। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखी। और श्रीधर पाठक की जो रचना है उसे रणमल छंद भी हम कहते हैं, रणमल
छंद। छंद 70 छंदों में लिखा गया काव्य है और ये वीर काव्य माना जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। क्लासों को रेगुलर देखा करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी पढ़ाने की है और आपको अगर यूट्यूब पे अगर क्लासेस देखनी है तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी एक छोटी सी मेहनत है, बस लाइक कर दिया करो। कक्षा को देखो, लाइक करने से हमारा हौसला बुलंद होता है कि हम जो दे रहे हैं वो मैटर सही दिशा में जा रहा है और बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, बस लाइक का बटन वहाँ पर लगा ही रहता है, क्लास देखो या मत देखो लेकिन लाइक जरूर कर दिया करो। तो क्लास ना देखोगे तो आपको वो ज्ञान तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें लाइक जरूर मिल जाएगा। ठीक, आगे की बातें आगे देखते हैं। प्रश्न अगला देखिए आप तो, और प्रश्न है हमारे सामने, प्राकृताभास हिंदी के से आशय है। प्रश्न आ ही गया, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। क्या आशय है देखिए, बताइए। 4 ऑप्शन है, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या पाली। 4 ऑप्शन है, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है। ठीक, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको छाट ले लिया होगा कि विक्रम की जो 7वीं शताब्दी थी, अपभ्रंश यानी कि प्राकृताभास हिंदी से आशय है, यानी कि विक्रम की जो 7वीं शताब्दी थी, विक्रम की 7वीं शताब्दी में प्रचलित प्राकृताभास लिखेंगे हम इसे, प्राकृताभास हिंदी अर्थात प्राकृताभास हिंदी अर्थात अपभ्रंश के शब्दों से बद्ध का मतलब जानते हो ना, बद्ध का अर्थ होता है बंधी हुई। प्राकृत यानी कि अपभ्रंश के शब्दों से बद्ध है, अभी खुली नहीं है जो पूरी तरह से हिंदी कहलाए, अभी भी प्राकृत के शब्दों से बद्ध है। प्राकृत के शब्दों से बंद हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। ये आपके प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर पूछा है, हिंदी तो देखो प्योर हिंदी है ही सही, प्राकृत तो प्राकृत है, उसमें हिंदी का कोई शब्द जरूर मिल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं है। पाली भी मूलतः संस्कृत निष्ठ समास आधारित यानी कि सामासिक शब्दों का, संस्कृत के सामासिक शब्दों का जहाँ प्रचुरता से प्रयोग किया गया हो वो पाली है। ठीक है ना। संस्कृत प्राकृत की जो दूसरी मूल प्राकृत जो होती है, मूल प्राकृत जो है उसमें जो संस्कृत के सामासिक जो शब्द थे उनका कम प्रयोग हो गया तो वो मूल प्राकृत कहलाई। लेकिन जो हिंदी है, हिंदी तो हमारी ओरिजिनल जो अभी की जो वर्तमान भाषा है वो हिंदी है, लेकिन प्राकृताभास अपभ्रंश का अर्थ है, क्योंकि अपभ्रंश में अभी भी हिंदी अपभ्रंश के शब्दों से मुक्त नहीं हुई थी। तो यही इसका आंसर हो गया, अपभ्रंश। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। गोरा बादल की कथा किसने लिखी, किसके द्वारा रचित है। यहां पर लिखा हुआ है गोरा बादल। देखिए, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहां ऑप्शन सीधा सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये जटमल के द्वारा लिखी गई है और ये कथा मतलब ये कथा है वैसे तो, लेकिन ये काव्य है। वीर और श्रृंगार, थोड़ा बहुत श्रृंगार भी मिलता है, काव्य है। ठीक, वीर और श्रृंगार काव्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, जटमल के द्वारा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई, जटमल के द्वारा। आगे चलते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, प्रश्न आ गया, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो आपको देना है आंसर इसका। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे और जिन्हें आदि सिद्ध भी कहा जाता है, ये भी आप सोच लीजिए। ठीक, तो सिद्धों में सबसे पुराने निम्न में से कौन है, तो आप निम्न में से छांटिए, नारोपा, लुहिपा, गोरक्षपा या सहरप्पा। ठीक, सहरप्पा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में से छांट लेना है और 4 ऑप्शन में से आपने छांट ही लिया होगा। आप बहुत समझदार बच्चे हो, आपने पढ़ा भी है। तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं, तो
तो यहाँ पर सिद्धों में सबसे पुराने हैं हमारे सरप्पा। आपको सरप्पा का दो नाम पते होंगे, इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र। राहुल भद्र, सरोज वज्र और राहुल भद्र के नामों से भी जाना जाता है, के नामों से भी जाना जाता है। तो सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बात करें सरप्पा की, तो सरप्पा का जो समय था वो 7वीं सदी था, 7वीं शताब्दी आप कह सकते हो, 7वीं सदी था। ठीक, अब और इनकी अगर डिटेल की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है, हिंदी का पहला कवि माना है, हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। और अगर बात करना चाहते हो इनके बारे में तो इनकी जो रचना है वो दोहा कोश है, दोहा कोश है। इनकी रचना क्या है? दोहा कोश, जिसका संपादन किसने किया? जिसका संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, जिसका संपादन किया प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहा कोश इनकी रचना है सरप्पा की। सरोज भद्र और राहुल भद्र भी इन्हें कहा जाता है। और हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना, हिंदी का पहला कवि। इनका समय अगर बैठता है 7वीं सदी माना जाता है इनका समय। ठीक, आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। तुरंत देखिए, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? सीधे सा प्रश्न है। आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में सुना ही होगा। अब जब पृथ्वीराज रासो के बारे में सुना है, जब उसकी पृथ्वीराज के प्रेम काव्य को आपने सुना है, तो प्रेम कहानी को सुना है, तो आपको इतना भी पता होगा कि ये किसके प्रति अनुरक्त था। पद्मिनी, कमलनी, संयोगिता, चंद्रिका। तो ये तो आपको सीधा सा, हिंदी जो पढ़ते नहीं है, हिंदी के जो स्टूडेंट नहीं रहे, उनको भी पता है कि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम संबंध रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, पुत्री थी। ठीक है, तो इतना सही है। बाकी और प्रश्न देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? फटाक से उत्तर दे दो आप। आपको पता ही होगा कि कौन सा नहीं है, तो आपको देख लेना है कि कौन सा नहीं है इनमें, तो छांटना है। तो भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनीक और विद्याधर, 4 ऑप्शन आपके सामने। तुरंत लगा दीजिए आंसर, लगा दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो आपने आंसर देख लिया। तो यहां पर जगनीक, ये भी रासो ग्रंथ लिखा था इन्होंने, श्रीधर ने भी लिखा और भट्ट केदार ने भी लिखा। और विद्याधर, ये विद्याधर कौन है साहब? विद्याधर क्या है कि एक ग्रंथ था प्राकृत पेंगलम। क्या नाम था? प्राकृत पेंगलम। उसमें उसका संपादन किया, आप यूं लिख दीजिए, उसका संपादन किया। प्राकृत पेंगलम का संपादन विद्याधर ने किया। और इसमें इनके कुछ दोहे, मतलब आप कह दो कुछ पंक्तियां या कुछ दोहे इनके भी हैं, कुछ दोहे इनके भी हैं विद्याधर के। तो इनका संबंध प्राकृत पेंगलम से है, जो कि रासो ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है रासो ग्रंथकार नहीं है, तो प्राकृत पेंगलम में इन्होंने संपादन कार्य किया, मतलब मुख्य रूप से इन्होंने ही कहा, लेकिन विद्याधर को रासो ग्रंथकार नहीं माना जाता। आगे प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर विद्याधर होगा। आगे चलते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल ने कौन से कथन सही है? सही नहीं, कौन से कथन सही नहीं है, ये लिखिए, नहीं है। ठीक, तो कौन से कथन सही नहीं है? बाकी तो सही है, लेकिन एक इनमें ऐसा कथन होगा जो सही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या विचार दिए, उन विचारों में से एक विचार
जो सही नहीं है वो छांटना है। देखिए अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न होगा, आया भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में है तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। पहला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों से संबंधित यानी कि सिद्धों के बारे में देखेंगे। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, क्या ये सही है? दूसरा है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं हुआ, ये सही है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता और सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है। तो इसमें सही और गलत आपको छांट लेना है, तो आप तो सही छांट लो। इसमें से एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो गलत हैं और दो ऑप्शन सही हैं, तो उसका प्रश्न बड़ा हो जाता है। इस कारण से मैं यही बता दूंगा आपको तो सिर्फ ज्ञान से मतलब होना चाहिए क्या बातें सही है और क्या गलत है। तो सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है। तो कौन सा गलत है कौन सा सही है? देखिए पहला, वज्रयान में, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, अब आपको आंसर छांटना है। देखिए वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बिल्कुल महासुखवाद यानी कि अनुभूति, महासुखवाद यानी कि आनंद की अनुभूति का प्रवर्तन किसमें हुआ? वज्रयान शाखा, जो जिसे हम सहजयान भी कहते हैं, सहजयान, ठीक, सहजयान भी कहते हैं, तो सिद्धों में हुआ, बिल्कुल ये राइट है और इसमें हम निशान लगा देंगे। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से, नाथ पंथ का उदय, आप उदय कर देना, उदय नहीं हुआ, उदय कर देना, ठीक। तो नाथ पंथ का जो उदय हुआ था, सीधी सी बात है, नाथ पंथ जिस पंथ से निकल के आया वो सिद्ध पंथ ही था, अर्थात सिद्धों से ही नाथों की उत्पत्ति हुई है। सिद्ध जब पहले सिद्ध थे, फिर ये भोग विलास की प्रवृत्ति इन्होंने आने लग गई, स्त्री को संसर्ग का माध्यम बना लिया और दुराचार करने लगे, अपनी सिद्धियों से गलत कार्य करने लगे, तो फिर वहाँ से नाथ पंथ का उदय हुआ। तो जो सिद्ध थे उन सिद्धों से ही नाथ पंथ, मत्स्येंद्र नाथ सिद्ध योगी थे और सिद्ध से ही उनके जो चेले थे गोरखनाथ, वो गोरखनाथ किसमें हुए? उन्होंने ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है, तो उनके ही शिष्य थे, तो वो भी पहले सिद्ध रहे, लेकिन उन्होंने नाथ पंथ की आधारशिला रखी और नाथ पंथ चलाया। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है कि यहाँ से, यानी नाथ पंथों का उदय किससे हुआ? सिद्धों से ही हुआ है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, बिल्कुल सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि ये नहीं आता है, ठीक, ये भी बात सही है। और सिद्धों की वाणियाँ, जो सिद्धों की वाणियाँ हैं, वो सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है, ये ऑप्शन आपको देखना है। तो सिद्धों की वाणियाँ और सांकेतिक नहीं है, गलत, सांकेतिक ही है, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ प्रश्न था, हमने सुधारने की कोशिश पूरी कर ली। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? सीधा सा प्रश्न है, आपको याद होगा पुष्पदंत की रचना नहीं है। तो आदि पुराण, नए कुमार चरियु, जस हर चरियु, उत्तर पुराण, सॉरी यहाँ उत्तर नहीं के लिए महापुराण, तो यहाँ पर आदि पुराण, नए कुमार चरियु, जस हर चरियु, महापुराण, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से देखिए पुष्पदंत द्वारा रचित ये भी है, जसहर चरियु भी है और महापुराण भी है। तो ये आदि जो पुराण है ये किसका नहीं है? पुष्पदंत का नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए लग जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? आपको इसका आंसर लगाना है, सीधे प्रश्न ही है, डायरेक्ट आदिकाल में रचना है और रचना से के कवियों को ही पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे भाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाएगा, बाकी और डीपली जाने की संभावना बहुत ही कम बनती है। आदिकाल से वैसे भी 1 या 2 या 3 प्रश्न से ज़्यादा कभी भी नहीं पूछे जाते, ठीक। और अगर पूछे जाएंगे तो सीधा डायरेक्ट रचनाओं पर से पूछ लेते हैं, कवि, रचनाकार, कवि, बस इतना सा प्रश्न आता है। तो इतना सा हमें जब याद है तो ये भी एक प्रश्न है, और इसमें प्रश्न में पूछा गया है रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है, तो कौन सा है? देखिए आप 4 ऑप्शन, बीसल देव रासो, पलमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आपको 4 में से एक ऑप्शन छांटना है, तुरंत फटाक से उत्तर दीजिए और आंसर देखते हैं, ठीक।
तो आंसर आपने छांट ही लिया होगा। हम देखते हैं कि आंसर क्या है। तो आंसर है हमारा कि नरपति नाल द्वारा क्या लिखा गया, वो लिखा गया था बीसल देव रासो, परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो जगनिक के द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय, दलपति विजय, ठीक, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, 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 ठीक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बीसल देव रासो। आगे चलते हैं और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। बढ़िया बात है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ 4 तो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको छांट लेना है कि कौन सी विशेषता है या नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, पहली चित्त शुद्धि, सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियाँ। तो 4 ऑप्शन हैं। अब नाथ साहित्य के बारे में पूछ रहा है तो याद रखिए, नाथों ने रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नहीं किया, समावेश नहीं किया, नहीं किया। तो यही ऑप्शन होगा कि ये विशेषता नहीं है। उन्होंने जो किया, उन्होंने किया चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा का वर्णन किया, उलटवासियों का भी प्रयोग किया। और यही उलटवासियां आदि काल में जब आके जाके भक्ति काल में जाती हैं तो कबीर में देखने को मिलती हैं, कबीर में भी देखने को मिलती हैं। और ये कबीर की जो नाथ साहित्य से प्रेरणा लेकर ही कबीर ने उलटवासियों का प्रयोग किया। अगर उलटवासियों का मुख्यतः प्रयोग अगर कहीं कोई कवि कर रहा है तो कबीर ने किया है, ठीक। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। संदेश राशक के रचयिता कौन है, संदेश राशक के रचयिता कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से फटाक से उत्तर देना है और जल्दी से उत्तर दीजिए। हमारी कक्षाएं चल ही रही हैं, आगे भी इनकी आप वीडियो देखते रहें और अपना ज्ञान की वृद्धि करते रहें। कोई वो इसका शुल्क नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो परीक्षा है, हिंदी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आते हैं, या हिंदी साहित्य हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, इधर से व्याकरण के कुछ प्रश्न हो गए, तो ये सारे के सारे जो पेपर में सामग्री मिलती है उनका यहाँ पर मुख्य जो प्रश्न आए हैं उनको हम सॉल्व करवा लेते हैं, व्याख्यात्मक रूप से हल करते हैं, ताकि और भी प्रश्न अगर बन रहा हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। देखिए, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शनों में से आपको छांट लाना है। अब छांटिए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा संदेश राशक के रचयिता हैं, तो कौन है, अब्दुल रहमान। ऑप्शन क्या हो गया, अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचयिता हैं। अमीर खुसरो ने तो खलिक बारी और 2 सूखने, और भी रचना है, 2 सूखने, गजल, मुकरिया, गजल मुकरिया आदि लिखी, ठीक। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा, संदेश राशक। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक लिखा। ये इनकी रचनाएं हैं। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक लिखा है। लक्ष्मीधर ने क्या की, प्राकृत पेंगलम की रचना की, प्राकृत पेंगलम की रचना की। कुछ विद्वान इनको भी मानते हैं, इनमें भी उनकी रचनाएं, कुछ दोहे, कुछ पंक्तियां इनकी भी हैं। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है, देखिए, हेमचंद्र को प्राकृत का प्राणी कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, एक इन्हें कली काल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ये याद रखना, बहुत मोस्ट प्रश्न है, कई किताबों में नहीं मिलेगा। कली काल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है, बहुत डीपली प्रश्न है, जब आएगा जब ये देखने को मिलेगा, कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है। और अगर हेमचंद्र की रचना की बात करी जाए तो इनका सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनकी रचना है। सिद्ध एवं शब्दानुशासन इनकी रचना है, ठीक।
तो इतना हमने बताया और इसके जो आंसर होगा वो अब्दुल रहमान होगा, ये आंसर है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। बोधगान ओ दोहा के संपादन किसने किया? तो बोधगान दोहा का संपादन करने वाले कौन थे? आपको तुरंत इसका आंसर दे देना है। बहुत सीधा प्रश्न है, आता रहता है प्रश्नों में, और जब आता है तो आपको भी आना चाहिए। तो बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो आपको 4 ऑप्शन हैं और चारों में से आपको छांट लेना है। बोधगान दोहा के रचनाकार कौन है? ठीक, तो बोधगान दोहा के रचनाकार जो हैं वो हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। राहुल सांकृत्यायन नहीं, सूर्यकांत शास्त्री नहीं, प्रबोधचंद बागची नहीं, हरिप्रसाद शास्त्री इसके बोधगान दोहा के रचयिता हैं। ठीक है, इन्होंने जो बोधगान दोहा के माध्यम से जो सिद्ध सरप्पा थे और उनके जो शिष्य थे उनकी रचनाओं का, उनकी जो कृतियाँ थी उनसे जो दोहे छांटे थे उनका इन्होंने संपादन किया और जो सिद्ध थे उन सिद्धों का एक ग्रंथ बनाया जिसे बोधगान दोहा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते तो ऑप्शन यही राइट होगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल नहीं। डिंगल क्या थी? ये आदिकालीन भाषा तो थी, लेकिन इसमें युद्धों का और प्रेम काव्यों का, श्रृंगार का वर्णन, युद्धों का वर्णन होता था, युद्धों का वर्णन होता था डिंगल में। जो कटु शब्द हैं, कर्ण कटु जो लगते हैं या उत्तेजना देते हैं, उत्साह देते हैं, उन शब्दों का प्रयोग डिंगल में किया जाता है। अपभ्रंश अलग भाषा है, अवहट्ट भी उससे अलग भाषा है। संध्या भाषा इसे ही सिद्धों की भाषा कहा जाता है। इसे सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। सिद्धों की सांकेतिक भाषा के रूप में जानी जाती है। सिद्धों की सांकेतिक भाषा के रूप में संध्या भाषा जानी जाती है। ठीक, चलते हैं और प्रश्न देखते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से, अच्छा इसका आंसर ये संध्या भाषा है। सिद्धों की जो भाषा थी, स्नात और सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा रही है। आगे चलते हैं और देखिए, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस है? वीर रस किसका है? और श्रृंगार, वीर न होकर और क्या है? श्रृंगार है, रस है। यानी कि ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ था, यानी ऐसा आदिकाल का ऐसा रासो काव्य का मूल जो विषय है वो युद्ध नीति या वीर न होकर, अधिकतर रासो काव्य वीर में ही लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो वीर रस में ना लिखकर और उसे श्रृंगार रस में प्रधानता दी गई है, या श्रृंगार रस में भी लिखा गया है, या वीर रस तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। मुख्य रूप से उसका विषय रस, मूल रस वो क्या है? श्रृंगार है। तो 4 ऑप्शन है, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। परमाल रासो में युद्धों का वर्णन है। देखिए, युद्धों का वर्णन है तो वहां पर वीर रस तो निश्चित होगा ही। बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो में भी वीर और श्रृंगार है, वीर और श्रृंगार है। श्रृंगार भी ये संयोग्यता के जो सुंदरता का वर्णन किया तो श्रृंगार रस भी तो आया ना। उसी तरह खुमान रासों में भी है। और एक रस बसता है जिसमें प्रधानता बीसल देव रासों में क्या थी? यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार रस की प्रधानता रही है और यही ऑप्शन हमारा सही बैठ जाएगा। आगे देखते हैं और प्रश्न। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो और इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत कम लोगों को याद रहती है और डीपली जब प्रश्न जाता है तो ऐसी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है और पूछा गया है आज तक। कई जब कठिन होते हैं 100 के 100 सरल प्रश्न नहीं देता हूँ कि आपको 100 के 100 ही बन जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर वो कुछ 20-25 प्रश्न ऐसे भी देता है जिस पर अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी जोर लगाना पड़े अपनी बुद्धि पर। ठीक, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, बाकी 4-5 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं हर पेपर में। मैंने देखा है आज तक की परीक्षाओं में कि वहाँ पर वो कठिनता का स्तर पार कर जाता है और वो प्रश्न अच्छे पढ़ने वालों को और कहीं पढ़ाने वालों को भी नहीं आ पाते। 1-2 प्रश्न तो ऐसे आते ही हैं जो बहुत ही टफ होते हैं। बाकी ये
कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हालात कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना के बारे में विद्यापति की पदावली थी, ठीक है। पूरन भगत भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है ना, आदिकाल से कोई संबंध नहीं है। बाकी इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अमीर खुसरो ने हालात कन्हैया की भी रचना की और इनकी तो और रचनाएं भी मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी है। आगे चलते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम, फटाक से उत्तर दो। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? आपने आंसर देना चाहिए जल्द से जल्द कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। ठीक, तो आपको आंसर सीधा सा है, बहुत फेमस रचना है, भरतेश्वर बाहुबली राज, ये शालिभद्र की रचना है और शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली राज। ठीक, रचना 1184 में हुई। इसकी रचना काल जो समय माना जाता है 1184 ईस्वी। ठीक, और भरतेश्वर में जो कथा का वर्णन है, वीर काव्य भी कह सकते हो आप इसको, और वीर के साथ 205 छंदों में लिखा गया है। 205 छंदों में की रचना है। वीर और श्रृंगार काव्य है, वीर श्रृंगार रचित काव्य है। दूसरी बात करी जाए तो जो शालिभद्र सूरी है वो जैन आचार्य हैं, ये जैन साहित्य से संबंधित है। आगे प्रश्न देखते हैं और देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि, लगाइए आंसर, दिमाग लगाइए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर शरप्पा है, ये तो सर्वमान्य मत है, हिंदी के प्रथम कवि हैं। आपको बार बार बता देता हूँ, हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, पुष्पदंत हैं और स्वयंभू हैं और हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र प्राकृत के, ये एक बात और ध्यान रखें हेमचंद्र के बारे में, ये व्याकरण के अंतिम व्याकरण है। इन्हें आप यूं भी लिखिए, अंतिम व्याकरण है। इनका जो ग्रंथ माना जाता है, अंतिम व्याकरण का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। स्वयंभू को आप जानते हो, स्वयंभू और पुष्पदंत हमारा आंसर होगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को नहीं, यहाँ से हटा देता हूँ। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। यही प्रश्न है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो वो स्वयंभू हैं और इन्हें वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि। और भी कहा जाता है व्यास भी कहा जाता है, वेद व्यास नहीं, सॉरी, डायरेक्ट आप व्यास ही लिखें, व्यास भी कहा जाता है। दो उपाधियां तो इनकी है, वाल्मीकि और व्यास। पुष्पदंतों को क्या कहा जाता है? भवभूति, यानी कि हिंदी का भवभूति पुष्पदंत, हिंदी का वाल्मीकि, या अपभ्रंश का, आप ये भी कह सकते हो, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत, अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी हमारा सोल्व हो गया। इसी के साथ जो प्रश्नों की ये सीरीज थी, आज की जो कक्षा थी, हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी प्रश्न आप लगातार क्लासों को देखते रहे, जुड़ें, बार बार देखें, ये ना देखें कि परीक्षा कब आने वाली है, पेपर अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले, जो पढ़ रहा है ना वही सिलेक्शन लेगा। ये कटु बात है, मैं कड़वा इसलिए भी बोलता हूँ कि आप थोड़े से जागृत हो। आप ये ऐसे ना देखें कि फॉर्म आएंगे जब देखेंगे, वो तो आलस हो गया। और परीक्षाएं जब होगी सही, लेकिन अभी तैयारी हम अगर 2-3 घंटे भी अगर हम रोज़ के पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और वो आगे जाके हमें हेल्प ही करेगा। ठीक, तो लगातार जो क्लासें ले रहे हैं हम, उन्हें आप पढ़ें अच्छे से। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आते हैं, कहीं डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। इस कक्षा को अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, और लाइक तो आप देखो या मत देखो, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया। अगर आप आए हो और पूरी क्लास नहीं देखते हो तो भी लाइक करना है, 2-4 मिनट देखते हो तो भी लाइक करना है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हिंदी से जुड़े हुए तमाम जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनका व्याख्यात्मक हल किया जा रहा है। लगातार देखते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। आदिकाल की अभी सीरीज चल रही है, अभी आदिकाल कंप्लीट नहीं हुआ, कई सारे प्रश्न आए हैं आदिकाल में। हम मुख्य प्रश्नों को ले रहे हैं जो प्रश्न आपके लिए ज्ञानवर्धन का कार्य भी करें और जिन पर तथ्य भी बने, और नया प्रश्न अगर एग्जामिनर बनाता है जो आज तक नहीं बना तो वो भी प्रश्न आपको सोल्व हो जाए। तो मिलते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।